हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 23 फरवरी और आज है संडे। तो आज था मॉक टेस्ट का दिन। आई होप कि आप सभी ने भी मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। तो हमने किया था एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व, जो कि था 2 दिसंबर 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर था। टेक्स्ट बुक से मैंने लगाया था क्योंकि मेरे पास वहीं पर अवेलेबल था। तो 2 दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सभी ने सोल्व किया था, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं हमने 2017 के कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया हुआ। तो इस वाले मुक टेस्ट को मैंने कर लिया है कंप्लीट, जो कि हो चुका है। और रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ ना, सच में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट रहा है मेरे लिए। मतलब ये इस वाले पेपर का 2 दिसंबर 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का जो स्कोर रहा है मेरा, बड़ा ही शॉकिंग सा रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतना कुछ स्कोर हो पाएगा। तो कुछ पेपर की क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या चीज़ें अलग लगी मुझे, तो देखो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि 2017 के पेपर में और 2021 के पेपर में मुझे बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। जो चीज़ें मानकर मैं अभी तक पढ़ाई कर रही थी ना कि ये वाला जो टॉपिक है ये जरूर ही आना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये टॉपिक जरूर आएगा, लेकिन वो टॉपिक इस 2021 वाले पेपर के अंदर नहीं आया। तो देखो यही डिफरेंस सभी जानने के लिए मैंने 2021 का एग्जाम दिया था। मतलब अभी जो मॉक टेस्ट दिया था, रियल जो एग्जाम हुआ था वो तो मैंने नहीं दिया था। अभी ये मॉक टेस्ट दिया था सिर्फ यही जानने के लिए कि किस चीज के किस टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं। 2017 से जब मैंने देखा तो 2021 वाला काफी डिफरेंस था। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहा, किस तरह का पैटर्न रहा। सबसे पहले मैं हिंदी वाला पार्ट करती हूँ। तो हिंदी का अगर मैं जनरल ओवरव्यू देना चाहूँ ना पूरा पेपर का, तो हिंदी वाला पेपर ठीक था, लेकिन जब मैं हिंदी कर रही थी ना, तो मुझे करते हुए लग रहा था कहीं ना कहीं कि पेपर मतलब हिंदी का जो लेवल है ना, वो वाला लेवल नहीं है जो 2017 का था। क्योंकि जो उपन्यास वगैरह पूछे हुए थे, जो रचनाएं पूछी हुई थी, जो साहित्य वाला पार्ट था, थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा कहीं ना कहीं। मुझसे नहीं बन पा रहे थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बन पाए, लेकिन उतना नहीं था जितना 2017 वाला था। और उसके बाद मैं पॉलिटी वाले पार्ट की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की बात करूँ, उसमें थोड़ा ठीक लगा मुझे उस वाले पार्ट से जो 2017 का था। तो थोड़ा सा ठीक था वो, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कुछ क्वेश्चन साइंस वाले भी थे। साइंस वाले क्वेश्चन जैसे यकृत का आई थिंक कोई क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे जो हम कर सकते थे। जैसे ज्योग्राफी का कुछ साइंस का पार्ट हो गया, जिसमें बायोलॉजी का कुछ पार्ट हो गया। इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जो हम कर सकते थे। तो इसलिए मुझे पॉलिटी वाला पार्ट भी ठीक लगा और मैथ और रीजनिंग भी ठीक थे। तो देखो अभी तो हम सभी चीजें ठीक बता रहे हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि स्कोर क्या है, लास्ट में हमने क्या किया। तो अभी ना क्वेश्चन की ही बात करते हैं। जो क्वेश्चन मेरे थोड़े अटपटे से थे, जो मुझसे गलती भी हुई है कुछ। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब माइंड में चल रहा होता है कोई क्वेश्चन कि इसका ये वाला आंसर होगा, लेकिन आप लगाते कोई सा हो। तो अभी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो। और जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए थे, जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, वो क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। तो जिनको भी उनका सोल्यूशन पता हो, अच्छे से आंसर पता हो, जो कोई एक्सप्लेन कर सकता हो, तो प्लीज आप कमेंट में उसको एक्सप्लेन कर देना। तो अभी फिलहाल बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो देखो जो हम पेपर लगा रहे थे, पेपर मैंने आप सभी को बता दिया, 2 दिसंबर 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम था, पेपर था मतलब। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखो सबसे पहले हिंदी वाला पार्ट ही मैं सोल्व करती हूँ। तो हिंदी वाले पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है। तो मैंने लगाया था तात्कालिक वर्तमान काल। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पता नहीं मेरे माइंड में क्या ही बैठ चुका है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वह आया है, जिसमें आया है आता है ना, मैं इसका हमेशा तत्कालिक वर्तमान काल ही लगा रही हूँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये पहले भी क्वेश्चन आया, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था। ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, इसमें पूर्ण वर्तमान काल आना था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये पूर्ण वर्तमान काल कैसे हुआ, क्या क्या चीजें रही, क्योंकि मुझे बिल्कुल तात्कालिक वर्तमान काल, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इसका तात्कालिक वर्तमान काल ही होना चाहिए। क्योंकि आया, देखो अगर सिंपल सेंटेंस बनता है कि मैंने खाना खाया, खाना पिया, या मैं गया वहां गया, तो ये भूतकाल में जाता सेंटेंस, सामान्य भूतकाल में आई थिंक। लेकिन जिस तरह से ये है ना कि आया है, इसके साथ है भी लगा है ना, तो मुझे लगता है कि तात्कालिक वर्तमान में ही जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप इसको एक्सप्लेन करना, अगर किसी को पता है कि इन्होंने ये पूर्ण वर्तमान काल कैसे माना है, तो आप एक बार इसको बता देना मुझे हिंदी में ही। मतलब ये आसान सा क्वेश्चन दिखने वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ हिंदी के अंदर। फिर इसके बाद एक हिंदी का क्वेश्चन था कि किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है, किसे पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी। तो वैसे मुझे 2 ही लग रहा था, या तो गोदान हो सकता है, चंद्रकांता। तो शुरू में मैंने चंद्रकांता ही लगाया, लेकिन फिर जब मैंने दोबारा एक बार हिंदी वाला पार्ट चेक किया, तो मैंने चंद्रकांता हटाकर गोदान लगा दिया, जो कि गलत था। क्योंकि चंद्रकांता देखो मैंने देखा है बहुत टाइम पहले, जब ये मतलब आता था, सीरियल आता था टीवी पर, तब मैंने देखा था। मतलब चंद्रकांता ना ऐसा है जिसमें फिक्शनल से कैरेक्टर हैं, मतलब इस तरह की चीजें हैं जो बिल्कुल मतलब जो नॉर्मली होती नहीं है, जिस तरह की चीजें मतलब फिक्शनल सी फेरी टेल वाली सी कहानी सी होती है ना, इस टाइप की कहानियां सी कुछ, मतलब तो इस टाइप की थ्योरी मतलब वैसी होती है। इसमें कहानियां टाइप सी, जैसे कहानी सी बना देते हैं ना कुछ भी,
जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इस तरह का वो था ये चंद्रकांता। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये हो सकता है, क्योंकि लोगों की इसमें रुचि होगी, कुछ अलग सा नई सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए शायद लोगों ने सीखी होगी। लेकिन फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं कि गोदान हो सकता है, गोदान समाज से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई थी इसके अंदर। फिर मैंने हटाकर गोदान लगा दिया। कहीं ना कहीं हम प्रेमचंद जी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए आए हैं, तो इसलिए मुझे गोदान लग रहा था, जो कि गलत हो गया मेरा, चंद्रकांता ही लगाना चाहिए था। फिर हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन था, मतलब आज मेरे हिंदी ये बताने का मतलब यही है, हिंदी वाले पार्ट में मेरी काफ़ी गलतियां हुई आज मेरे, मतलब मुझे लगता है जितना मेरा नॉर्मली स्कोर बन रहा था हिंदी के अंदर, आज कम बना है उस अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन आया था कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, मैंने लगाया था चंचला, मेरा नाम चंचल है, तो मुझे लगा कि चंचला मैंने कभी सुना नहीं है लक्ष्मी माता का पर्यायवाची, कि लक्ष्मी माता का पर्यायवाची चंचला हो सकता है, तो इसका भारती था, मतलब लक्ष्मी माता का पर्यायवाची जो नहीं है वो भारती था। और मैंने लगाया था चंचला, कि चंचला नहीं होगा, मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं है, मतलब लक्ष्मी माता से रिलेटेड जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, चंचला मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, मुझे बस सिर्फ इतना ही बिजली वगैरह से कुछ ध्यान है, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो ये था, मेरे पास तो भाई कोई मनी नहीं है मेरे, मतलब ये कैसा है, चंचला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी माता का, ठीक है। एक उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन आया था कि हानूस नाटक के लेखक कौन है। हानूस नाम सुनते एकदम वो आपको ध्यान हो गया ना कि यूपी पुलिस के टाइम पर नवीन सर ने हिंदी की क्लासेस ली थी, और अभी तक भी, मतलब नोट्स भी नहीं बनाए थे मैंने इस चीज़ के, लेकिन फिर भी ये वाला नाटक ना याद है। कुछ चीज़ें सर ने इतनी बार कराई थी, मतलब इतनी बार रिपीट होती थी वो, कि आपको आपके माइंड में ना रुक जाती थी वो चीज़ें, आपको याद हो जाती थी। जैसे कुछ नाटक हो गए, जैसे भीष्म साहनी जी के सर ने काफ़ी सारे लिखवाई थी चीज़ें, तो उसमें से एक नाटक ये मुझे याद था, हानूस जो नाटक है भीष्म साहनी जी का है, नवीन सर ने कई बार कराया है ये। फिर एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है, ये आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के अंदर होगा। देखो सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होगा इसका आंसर। टिम बर्नर्स ली मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक है, मुझे लगा ये भी नहीं होगा। फिर पता मैंने क्या, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे कुछ क्वेश्चन है मुझे नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ भी उसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ उसके अंदर रीजनिंग, कि मुझे 2 या 3 में से लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा इन्होंने ऑप्शन लिखा है सेकंड, इसमें 4-5 कैरेक्टर हैं, मतलब 4 वर्ड जो है पहले वाले में, फिर 4-5 वर्ड पिछले वाले उसमें वर्ड उसमें, मतलब शब्द जो है 4-5 वर्ड से मिलकर बना है, उस वर्ण से मिलकर बना है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा बड़ा सा है, इसको लगा देते हैं, मतलब कुछ भी लॉजिक लगा रखा है मैंने कहीं कहीं, चलो यहाँ पर ये काम कर गया था। वैसे मतलब ऐसा है कि जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कुछ भी उसमें छोटा सा लॉजिक लगा कर देखो, कि इतना बड़ा ऑप्शन लिखा है तो कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा ना, इसलिए मैंने ये वाला लगाया था, बाकी मुझे नहीं पता था इसका आंसर। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है। स्मृति लोप मतलब जब भूल जाते हैं हम चीज़ें, ये अल्जाइमर जिसको बोलते हैं। ये वैसे इतना तो मुझे यहाँ पर मुझे पता था, लेकिन मुझे ये ध्यान था एक मूवी से, आई थिंक अजय देवगन की और काजोल की शायद कोई मूवी थी, उससे मुझे ध्यान था कि अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी होती है, जो छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो वो था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया था। फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था, यदि 8 जून 2037 को रविवार है तो 8 जून 2036 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मैं गलत करते करते बची हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे ही मैंने इसमें देखा ना कि 8 जून 2036 लिखा हुआ है, 36 को मैंने देखा कि ये जो है लीप ईयर बनेगा, और जैसे ही मैंने देखा कि लीप ईयर बनेगा तो इसमें 2 दिन का गैप आएगा, मतलब 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, 2 विषम दिन आएंगे। तुरंत मैंने इसका लगा दिया कि 2 दिन कम हो जाएंगे, उसमें संडे में से शुक्रवार आ जाएगा। और जबकि यहाँ पर हमें देखना था कि 2036 तक तो हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि 37 से जब हम 36 में जाएंगे, हम 36 के फरवरी तक तो जाएंगे नहीं, जहाँ से हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए बस गलत करते करते बची हुई। सेकंड टाइम जब मैंने चेक किया था ना अपना रीजनिंग वाला पार्ट करने के बाद, तब मैंने ध्यान से दिया कि शायद ये इसमें नहीं जाएगा, ये शनिवार में ही जाएगा, क्योंकि शुक्रवार के लिए ना 2 दिन होने चाहिए थे, जबकि इसमें ये वाला जनवरी आया नहीं था। फिर एक क्वेश्चन था जीपी का। देखो मैंने जितने अभी तक मॉक टेस्ट वगैरह लगाए उसमें मैंने एपी से काफी क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन जीपी से नहीं देखे कभी कोई क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन था जो जीपी से आया था, और सीधा दे रखा था कि यहाँ पर आपको जीपी है, ये मतलब श्रेणी खुद से दे रखी थी कि हाँ जीपी श्रेणी में है ये। तो एक क्वेश्चन था कि यदि गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद ये है, सारानुपात ये है, इसके पदों का योगफल ज्ञात करना था, हमें 4 पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो हो ही जाता है, ये आराम से हो जाता, कुछ भी नहीं था इसमें, हो गया था मेरा। इसमें फॉर्मूला लगता है a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r -1। ये जब 1 से बड़ी वैल्यू होती है। इसमें 3 फॉर्मूले बनते हैं जीपी के अंदर। मैं आपको अगर आपको चाहिए होंगे फॉर्मूले वगैरह, मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं टेलीग्राम पर लगा दूंगी उनको। उसमें जीपी के अंदर ना 3 फॉर्मूले बनते हैं, जब एक बार n की वैल्यू से बड़ी होती है, ऐसा करके कुछ। एक बार जब इनफाइनाइट तक वैल्यू जाती है तो जीपी के लिए ना 3 फॉर्मूले बनते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था, बस फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए था, फिर आसानी से हो गया था, छोटा सा ही था। उसके तुरंत बाद एक क्वेश्चन था, मतलब समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन आया था एपी का। उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका पहला पद ये और तीसरा पद ये सब चीजें दे रखी थी। तो इसके अंदर लास्ट पद नहीं दे रखा था, आई थिंक हाँ
151 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना था और इसमें लास्ट पद नहीं दे रखा था, क्योंकि हम जो ज़्यादातर जब हम सम निकालते हैं ना, एपी के लिए सम निकालते हैं, तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a + l का, लेकिन इसमें l ही नहीं था, l ही गायब था। तो इसमें फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि इसका सम निकालने के लिए 2 फॉर्मूले बनते हैं, तो मैंने सेकंड लगाया था, जो कि होता है n/2 2a + n-1 × d। ये वाले फॉर्मूले से आ गया था आराम से। तो एपी और जीपी के लिए ना मतलब आसान होते हैं, बस ये है कि हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है कि ये सब चीज़ें बनाओ। उसमें फिर n निकालना पड़ेगा आपको, pn की वैल्यू मतलब जितना, या फिर l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकल तो l की वैल्यू भी जाती है, लेकिन लेंथ ही पड़ जाता फिर ये, तो इसलिए हो गया था, बस फॉर्मूलों का ध्यान रखना था। फिर उसके बाद मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था, अशोक स्थिर जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव से की गति से नाव चलाता है। उसके बाद ये सब चीज़ें देखने में क्वेश्चन लेंदी से लग रहा था, सही बताऊं तो मेरा इस क्वेश्चन को देखते ही मन कर रहा था इस क्वेश्चन को छोड़ दूं कि मुझसे नहीं होगा ये। मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा लेंदी सी वैल्यूज आएंगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर जब मैंने इस बार एक बार इक्वेशन बना लो, उसके बाद जो इक्वेशन बनती थी, पूरा टाइम दे रखा था ना, हाँ 90 मिनट दे रखा था, इस 90 मिनट को पूरा घंटे में बनाकर, और जो दूसरी वाली साइड जो इक्वेशन बनेगी कि डिस्टेंस अपॉन में उसको या तो स्पीड ले लेंगे, हाँ स्पीड नहीं सॉरी हाँ स्पीड ले लेंगे, क्योंकि टाइम हमें दे रखा था। तो 2 इक्वेशन बना के, मतलब सीधी सीधी एक साथ 2 इक्वेशन बन के उसकी वैल्यूज यहाँ से रखने के बाद ऑप्शन से हो गया था ये आराम से, तो हो गया था ये वाला क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर ही था कि कौन सा समूह से नहीं है, मतलब जो अलग अलग है, हर्ड, फ्लोक, शोल, प्राइड, शेर। तो इसमें मैंने लगाया था शेर। तो मैं सही बताऊँ ना, मैं इसमें नहीं मैंने लगाया था हर्ड। हाँ पहले तो मैं शेर ही लगाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने लगाया हर्ड, क्योंकि एक तो सही में बताऊँ तो इनमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सभी क्या चीज़ है। शेर के अलावा मुझे किसी का भी मतलब नहीं पता था कि होता क्या है। इंग्लिश मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसलिए मुझे सिर्फ शेर का पता था कि हाँ ये शेर है, बाकी ये क्या है, हर्ड, फ्लोक, शोल, प्राइड, ये सब क्या है मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। फिर इसलिए मैंने हर्ड लगाया था कि हर्ड शायद किसी चीज़ का घोंसला टाइप होगा, मैंने इसलिए सोच कर लगा दिया था। और मुझे लगा है शायद कोई जानवर होंगे, और शेर भी जानवर है, ये सब जानवर की कैटेगरी में चले जाएंगे, और हर्ड जो है किसी घोंसले की कैटेगरी में चला जाएगा, इसलिए ये वाला लगा दिया था। तो ये वाला गलत था मेरा। इसके बाद ये क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी वाले, रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर ही इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। देखो एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, सही बताऊं ना तो अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स वगैरह पढ़े हैं, अभी तक इनइक्वालिटी हमारे चैप्टर जितने हमने पढ़े हैं उसमें नहीं आई है, और ना ही मुझे मतलब एक्सपीरियंस आया इस तरह के क्वेश्चन का ज़्यादा। लेकिन मैंने सर की एक क्लास ली थी, संदीप चौधरी सर है आई थिंक, जो RW पर रीजनिंग कराते हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट से दिखाया था ये, अगर आपने अभी पढ़ा होगा, उसमें सिखाया था सर ने दादाजी, पापा जी और बच्चों के नाम से 3 कॉन्सेप्ट सर ने सिखाए थे कि मतलब कब कौन सा निशान लगता है, जो ये होते हैं ना, जो इक्वल देन या मतलब ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, जो ये निशान होते हैं, ये सर ने सिखाया था। बस उसी थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट याद था कि कौन सी टाइम पर कौन सा निशान फॉलो करना होता है, तो थोड़ा सा इसलिए ध्यान था, इसलिए हो गया ये। अदरवाइज इस वाले चैप्टर को तो हमने पढ़ा भी नहीं है, मतलब यूपी पुलिस के टाइम पर ही थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसके बाद से नहीं पढ़ा था। तो वो वाला अगर पढ़ना है तो मैं आप सभी के लिए इसलिए बता रही हूँ, अगर कोई पढ़ना चाहता है, किसी को ये चैप्टर पढ़ना है इनइक्वालिटी वाला, तो संदीप सर ने RW पर बहुत अच्छे से कराया था ये चैप्टर, वहाँ से पढ़ सकती हूँ। एक क्वेश्चन था कि टू थियोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैं सही बताऊँ तो मुझे नहीं पता था इसका, मुझे नहीं पता था कि इसमें होगा क्या, लेकिन वही फिर से मैंने लॉजिक लगाया कि ये शायद जो बड़ा सा नाम लिखा हुआ है ना, ये हो सकता है, मतलब इतना बड़ा नाम लिख रखा है, कुछ सोच समझ के नहीं लिखा होगा, इसलिए लगा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बस मेरा ऐसे ही ठीक हुआ है। जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं पता था ना, जैसे ये वाला हो गया, मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने ऐसे ही तुक्के से लगाया था, लेकिन ठीक हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि पिग यानी कि सुअर और पिगलेट, फिर शेर। देखो मुझे पिगलेट का तो वैसे मुझे मतलब नहीं पता था, मैंने बताया जैसे आप सभी को कि इंग्लिश जो है मेरी थोड़ी ज़्यादा ही वीक है, तो पिगलेट का मतलब नहीं पता था। लेकिन ये ना कि पिग लिखा हुआ और पिगलेट लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं रिलेट तो है दोनों, चाहे भाई कुछ भी हो, तो मतलब इसलिए मैंने शेर का शावक लगाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे भी ना, बछड़ा, पिल्ला और बिलोटा ये कहीं से भी मैच नहीं हो रही शेर के साथ, ठीक है। बछड़ा तो गाय के बच्चों को बोलते हैं, और बस शावक ही रिलेट हो रहा था शेर के साथ, तो इसमें ये हो गया था। एक क्वेश्चन था कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख है, A B के बाएं से 9वें स्थान पर है और जो दाएं छोर से अंतिम छोर पर बैठा है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा सोल्व भी कर लिया था, ये मेरा हुआ है गलती से गलत। पता कैसे हुआ है, ये जो जैसे बोला है ना कि A B के बाएं 9वें स्थान पर है, B के बाएं 9वें स्थान पर जैसे मैंने काउंट किया ना, मैंने B वाला B को छोड़ दिया, उसके बाद उसके 9 स्थान काउंट कर लिए, इसलिए मेरा 12 आया था। एक मैंने उसको जो बी खुद से ना उसको काउंट करना ही ध्यान रहा मुझे, क्योंकि बी के बाय बोला था, ऐसा नहीं बोला कि बी से ही रिलेटेड, मतलब बी से इधर। ये वाला क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया। इसलिए कभी कभी ना जब हमें ये होता है ना कि टाइम बचाना है, जल्दी करना है, उस तरह के टाइम में जब होती हैं इस तरह की गड़बड़ियाँ, मतलब पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, सब कुछ हो गया और इतना लग रहा है कि मुझे बिल्कुल ठीक आया होगा, और फिर देखा था यहाँ पर गलत था।
फिर एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, फिर 7 किलोमीटर प्रारंभ बिंदु की ओर चलता है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। हाँ, तो ये इसमें वो था, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। इधर 9 किलोमीटर चल रहा है, इधर 12 किलोमीटर चल रहा है, तो इधर वाली साइड आई थिंक 15 होता है, 9, 12 और 15, तो 7 चल दिया है वो, बाकी बच जाएगा 8 किलोमीटर। हाँ, तो ये वाली जो पाइथागोरस की प्रमेय लगनी थी इसमें, ये हो गया था। तो बस यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे थोड़े अलग से लग रहे थे, जो जिनका आंसर आने में मेरी दिक्कत हो रही थी। कुछ क्वेश्चन इनमें से ऐसे थे जिनको मैंने बस ऐसे ही लगाया था तुक्के से, जिसमें 2-3 क्वेश्चन थे जो मेरे तुक्के से लगाए हुए ठीक हुए हैं, बाकी तो सारे गलत ही थे, क्योंकि तुक्के से लगाए हुए ज़्यादा क्वेश्चन आपके ठीक नहीं होते, बस कोई चांस बाई चांस हो गया तो अलग बात है। तो हिंदी के स्कोर की अगर मैं बात करूँ ना, अब बात करते हैं स्कोर की कि क्या क्या रहा मेरा किस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर। हिंदी के अंदर मेरे 32 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। आज मेरा स्कोर हिंदी के अंदर कम रहा है, क्योंकि मोस्टली जब मैं अपना हिंदी वाला पार्ट करती हूँ या मैंने जो पहले मॉक टेस्ट लगाए हैं उनमें मेरा 35 के करीब या 34-35 इतना स्कोर आ रहा था हिंदी के अंदर, लेकिन आज 32 क्वेश्चन ठीक हुए और 8 गलत हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हिंदी के अंदर आज मैंने 13 मिनट लगे हैं मुझे, और इससे पहले जब मैंने हिंदी सोल्व की थी तो मेरा हमेशा 8 मिनट या मुझे 9 मिनट ही लगती थी। लेकिन जैसे आज मैंने आप सभी को बताया, साहित्य वाला पार्ट मुझे नहीं आ रहा था इसके अंदर, इसलिए मैंने उसको 3-3, 4-4 बार पढ़ा, अच्छे से पढ़ा कि शायद ये वाला हो सकता है। क्योंकि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना और आपको तुक्का लगाना पड़ता है, तब भी आप कंफ्यूज रहते हो कि ये वाला लगाऊं, ये वाला लगाऊं, इसलिए हिंदी में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया आज मेरा, 13 मिनट लगे थे हिंदी में। फिर बात करते हैं कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान वाले पार्ट की बात। इसमें मेरे आज 22 क्वेश्चन ठीक हैं और 18 क्वेश्चन गलत हैं। कुछ चीज़ें आसान आई थी इसलिए मेरा हो पाया, नहीं तो मेरा पॉलिटी के अंदर बहुत कम स्कोर आ रहा था। आप सभी ने देखा होगा मेरा 15-16 इतने के करीब आ रहा था पॉलिटी के अंदर स्कोर, लेकिन इसके अंदर आसान आई हुई थी इसलिए मेरा हुआ है। 22 क्वेश्चन ठीक हैं, 18 गलत हैं, 11 मिनट को इसको करने में टाइम लगा है। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मेरे 37 क्वेश्चन ठीक हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं, और 55 मिनट मुझे आज इसको मैथ्स को करने में लगे हैं। मुझे लगता है आज मेरा बहुत टाइम बाद मैथ के अंदर अच्छा स्कोर हुआ है, और ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये पेपर की वजह से हुआ है, क्योंकि पेपर ही ऐसा आसान था। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन ना ऐसे थे बिल्कुल एक लाइन वाले, मतलब ज़्यादातर सभी क्वेश्चन ऐसे थे। अगर आपको ध्यान होगा नहीं, एक क्वेश्चन था कि कुछ संख्या दी हुई थी 800 कुछ समथिंग, उसके 20% का, 10% का, 40% का, 50% निकालो, ये क्वेश्चन था। मतलब यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर इतना आसान सा क्वेश्चन दे रखा था, सीधा डायरेक्ट सिर्फ ये निकलवाई हुई थी। और ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, इसलिए आराम से हो भी गए थे। इसलिए मैथ के अंदर आज मेरे 37 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत है, 55 मिनट में हो गए थे। और जिन्होंने बाकी जिन भी लोगों ने दिया होगा ना मॉक टेस्ट, उनको पता होगा कि किस तरह का पेपर था, क्योंकि उनका खुद का भी अच्छा स्कोर हुआ होगा बहुत। इसके बाद आती है बारी रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे आज 34 क्वेश्चन ठीक हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा मैथ का स्कोर रीजनिंग के स्कोर से ज़्यादा हुआ है। तो रीजनिंग के अंदर मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं और 35 मिनट में हो गए थे। क्योंकि रीजनिंग के अंदर ना आज जो बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आए थे, इनपुट आउटपुट से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे। और जबकि हमने पूरा वीक इनपुट आउटपुट को बहुत अच्छे से पढ़ा था, यही सोचकर कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन तो आता ही है रीजनिंग के अंदर, लेकिन आज नहीं आया था। तो देखो ये चीज़ें नहीं आई। फिर एक क्वेश्चन वे होते हैं जो चयन वाले होते हैं ना, विद्यार्थी का चयन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं थे आज रीजनिंग के अंदर। तो बस ऐसे ही थे। और जो बाकी जो नॉन वर्बल जो रीजनिंग थी सभी हो गई थी आराम से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। जो वर्बल वाली भी थी वो भी ठीक थी, वो भी हो गई थी। तो रीजनिंग वाला स्कोर जो था, मतलब रीजनिंग क्या पूरा पेपर ही मुझे मॉडरेट सा लगा, आसान सा ही था, इसलिए इतना स्कोर हो पाया है। और अब बात करते हैं फाइनली, सभी चीज़ें मैंने बता दी कि सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर हुआ है। अब बात करते हैं फाइनली स्कोर की। तो आज मेरा स्कोर हुआ है 312.5 400 में से। तो और उसके बाद परसेंटाइल है 89.48, एक्यूरेसी है 78, क्वेश्चन अटैम्प्ट पूरे किए थे 160, गलत हुए हैं 35 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और स्कोर एक बार दोबारा से बता देती हूँ, 312.5 है। और इस पेपर की कट ऑफ जो ऊपर साइड में आप देखोगे ना लिखी हुई, राइट साइड में बिल्कुल कोने में लिखी हुई है 302 से, हाँ 302 के करीब थी और मेरा 312 आया है। तो बस यही रहा था स्कोर कुछ यह रहा है। मुझे सच में जब मैं मॉक टेस्ट कर रही थी स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि हाँ आसान है, ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा, पर मुझे इतना नहीं लगा था कि मेरा 300 के ऊपर हो जाएगा। मुझे लगा कि शायद 280 के करीब हो जाएगा स्कोर आज, क्योंकि मैथ आसान था और बाकी जो रीजनिंग भी आसान थी, हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी मुझे, बाकी पॉलिटी भी ठीक थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद 280 के करीब मेरा स्कोर हो जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 312 तक मेरा स्कोर हो जाएगा। लेकिन जिन भी लोगों ने दिया होगा ना ये वाला मॉक टेस्ट, जो ये वाला पेपर सोल्व किया होगा, उनको पता होगा कि किस तरह का पेपर आया था। मतलब पेपर ही आसान था, इसमें मुझे कोई लगता नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ मैंने यहाँ पर की है, क्योंकि पेपर ही इस तरह का आसान था। क्योंककि जिस मॉक टेस्ट में मेरा मतलब 2017 का भी मैंने इससे पहले संडे में जो मॉक टेस्ट लगाया था उसके अंदर मेरा 362 स्कोर था आई थिंक, और 362 कहाँ बता रही हूँ मैं,
मेरा था 262 स्कोर था मेरा, और इस बार आया 312, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस ना पेपर की वजह से है, आप खुद सोल्व करके देखना। 2017 का पेपर और फिर 2021 का पेपर, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये था मेरा स्कोर। बाकी आई थिंक तैयारी वगैरह आप सभी की भी अच्छी चल रही होगी, मेरी भी ठीक चल रही है। डेली अपना चीज़ें टारगेट जितना भी हम रखते हैं पूरा कंप्लीट कर पाते हैं, डेली सभी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं। और जिन जिन चैप्टर से लगता है कि यहाँ से कुछ मिस्टेक हो रही है तो उनको दोबारा से पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। बस तैयारी इस तरह से चल रही है। ये था पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और अभी तक हम आई थिंक 4-5 मॉक टेस्ट हम लगा चुके हैं संडे टू संडे, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगाए थे। तो इतने सारे मॉक टेस्ट वगैरह हम कर चुके हैं। धीरे धीरे तैयारी अपनी चल रही है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में लगा दूंगी, वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं अपना डेली का स्टडी टारगेट वगैरह डालती रहती हूँ। तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।